पीएफएसी 2024 मेंटरशिप वाले में शेड्यूल नंबर 11 मींस टास्क एंड एक्सरसाइजेस वो मैं दे रहा हूँ। वो उसमें सेशन 11 है। देखो, जो भी आप कैंडिडेट इन वीडियोस को देखते हो, आप इसके अनुसार फॉलो कर सकते हो। और आपकी मर्जी है, आप करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कुछ जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके साथ जो भी उनके डाउट्स क्वेश्चंस क्यूरी होते हैं, तो वो मैं जो भी जूम सेशन में बीच बीच में आपको क्लियर करते रहता हूँ। एक चीज ध्यान रखो कि जो भी कैंडिडेट 2023 में आप रिटर्न क्वालिफाई हो, यदि रिटर्न क्वालिफाई हो दैट्स गुड। आपका जो भी फिजिकल मेडिकल स्टार्ट हो रहा है मींस 8 अब ये दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, दैट्स फाइन, आप वो अपनी जगह है। लेकिन जैसे भी आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहो। टू थ्री कैंडिडेट्स रिटेन क्वालिफाई किए हैं, इसमें से कुछ ऐसे हैं जो 22 वाले में जिनका सिलेक्शन हो चुका है। तो मान के चलो कि कुछ कैंडिडेट्स इसमें बाहर होंगे, कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनका सपोज मेडिकल में कोई प्रॉब्लम होगा, कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनका फिजिकल में प्रॉब्लम होगा। तो इस लिस्ट में नाम आ जाने का ये मतलब नहीं होता है कि आप फाइनल सिलेक्शन हो गए हो। जब भी ये एक कंपिटिटिव ईरा में हर कोई अपना बेस्ट देना चाहता है। यस, लॉट ऑफ पीपल हैं जिनको पता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, रैंक जो भी होगा। लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनको मैं गाइड करता हूं, तो मैं बता देता हूं यार तेरा सिलेक्शन जरूर होगा, रैंक व्हाटसोएवर रहेगा। और ऐसा नहीं है कि ये रैंडम, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं जब उनको देखता हूँ, मैं उनको जानता हूँ, मैं उनको एसेस करता हूँ, तब उन चीजों को बताता हूँ। तो जिनको भी लगता है कि यस हम रिटर्न क्वालिफाई कर गए हैं, दैट्स गुड, आपको बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा है, आप सिलेक्शन हो जाओगे। लेकिन कभी कभी जो होता है 2 नंबर 5 नंबर से हमारा ट्रैजिक रह जाता है। और इसका परिणाम ये होता है कि हम नेक्स्ट ईयर भी मिस कर जाते हैं। तो अभी जितना भी होता है थोड़ा थोड़ा करते रहो। यस, अभी आपके पास अब कुछ कैंडिडेट्स हैं तो फिजिकल उनके लिए कोई नॉर्मल सा इशू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जाना है। हाँ, जो भी प्रोसेस तो प्रोसेस होता है, आप किसी भी चीज को लाइट में नहीं लेना है, उसको करना है, लेकिन प्रिपरेशन ये करते रहो। ये जो सेशन है आपको 9 दिसंबर तक करना है। इसमें से जो है इसको 9 दिसंबर तक कर लेना है। बीच बीच में थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा टाइम दे देता हूँ ना, कि आप जो प्रीवियस में जो है, जो पहले वाले टास्क हैं, जो पहले वाले वर्क हैं, उसको कंप्लीट करो। इसमें हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि क्लास 11th का जो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास में भी समटाइम ना, जैसे कुछ क्वेश्चंस तो आपको डायरेक्ट इस बुक से मिल जाएगा, डायरेक्ट एज वर्बेटिम आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है इनडायरेक्टली ये आपको जो पेपर 2 है उसमें भी आपको हेल्प करेगा। एक जो अंडरस्टैंडिंग है कि जो इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था और इंडियन इकोनॉमी आज क्या है, तो बेस को जानोगे। न्यूज़पेपर आप जो करंट अफेयर्स इकोनॉमिक सर्वे बजट जो भी होता है दैट्स फाइन, वो सही है। लेकिन ये आपको बेस देगा, पिलर देगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्ट आपके इस इन बुक से जो भी एनसीईआरटी के हमने, जैसे पिछले आपने 9th और 10th का पढ़ा, और अब आपको ये 11th का पढ़ना है। तो इसमें से जो है आपका कि यूनिट फर्स्ट में है डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस 1947 से लेकर के 1990। इंडियन इकोनॉमी देखोगे कि डिफरेंट फेजेस से गुजरता है। इनफैक्ट जैसे देखो इसमें से क्या किया है इन्होंने, एक तरह से 2 पार्ट्स कह सकते हो कि ये 90 ये 47 से लेकर के 90 तक। उसके बाद देखोगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो एलपीजी रिफॉर्म जिसको कहते हैं, वाशिंगटन कॉन्सेंसस कहते हैं, ये जो भी रिफॉर्म है फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म कह सकते हो। तो उसके पहले जो इकोनॉमी, अब लेकिन इसको भी हम देखते हैं यदि चीजों को, तो आप डिफरेंट सेगमेंट्स में बांटते हो। जैसे एक वो टाइम होता है ना जब 1947 से 1970 के आसपास तक का जो डेकेड है, उसमें हमारे लिए फूड क्राइसिस भी बहुत होती है। आप देखोगे फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, सॉरी, फर्स्ट जो आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन इस वजह से इंपॉर्टेंट इस बार के लिए 24 के लिए हो रहा है। ये सेकंड पेपर में भी आपका जो एग्रीकल्चर और ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्योंकि एम एस स्वामीनाथन जो हमारे यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर माने जाते हैं, एम एस स्वामीनाथन जी का डेथ हो गया है इधर। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। क्योंकि ये वो बंदा है जिन्होंने इंडियन, जैसे मान के चलो मिल्क के क्षेत्र में जो बर्गीज कुरियन थे, उन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया। तो वैसे ही जो एम एस स्वामीनाथन है उन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया। तो इसके संबंध में आपको जानना है। तो जो 1947, जो इसको एक तरह से कुछ चीजों को है कहानी के तौर पे पढ़ो, कुछ चीजों को समझो। जैसे लो लेवल ऑफ जो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब भारत आजाद हुआ था तो अंग्रेज किस ढंग से हमको छोड़ करके गए थे। तो बेस को जानना जरूरी है, तभी आप उस पर और एक्स्ट्रा कर सकते हो। तो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल,
फिर आपका है एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि सारे सेक्टर्स जो हैं उस समय क्या स्थिति था, डेमोग्राफिक कंडीशन। अब जैसे मान के चलो ना कि एजुकेशन पर कुछ आता है, तो एजुकेशन जानना होगा ना कि 1947 में क्या था और आज क्या है, कंपैरिजन करोगे तभी तो पता चलेगा कि डेवलपमेंट किए। अब मान के चलो कि कोई हमसे आप जुड़े और आप बोल, मैं आपको बताऊंगा ना एक तरह से बाद में कि हाँ, अब जब शुरू में आए थे तो आपकी ये कंडीशन थी, अब आपकी ये कंडीशन है। यदि आप हमारे पास जुड़े और आप जिस समय आप उस जिस कंडीशन में थे, और जब मैं आपका फाइनल एग्जाम हो और उस समय आपका कंडीशन और खराब हो जाए, तो इसका मतलब है हमने आपको योगदान नहीं दिया। लेकिन यदि आप हमसे जुड़े और कंडीशन आपकी खराब थी और फाइनल एग्जाम तक आते आते आपका रिजल्ट हो गया, स्थिति अच्छी हो गई, तो ठीक है, इसका मतलब इंप्रूवमेंट हुआ। तो ये हम देखना ये चाहेंगे, बहुत सारी चीजें जो है कि ब्रिटिशर्स जैसे कहते हैं कि हम आए तो डेवलपमेंट किए, रिलेटिव टर्म में डेवलपमेंट नहीं किए। यस, नो डाउट, रेलवे आपने लाया, टेलीग्राफ आपने लाया, बहुत सारी चीजें आपने लाया, लेकिन जो रिलेटिव परफॉर्मेंस हमारा वर्ल्ड में था उसको तो माइनस हो गया ना। तो आप ये नहीं कर सकते हो, ये ये जो व्हाइट मैन्स बर्डन है कि हम आपको जो वो जो जूल्स फेरी का था ना कि जो एक तरह से अनसिविलाइज्ड को सिविलाइज्ड बनाना, ठीक है, तो वो आप ये नहीं कर रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे ग्लोबल पोजीशन में हमारा स्थिति खराब हुआ, उस समय जानना। नेक्स्ट फिर है जैसे ये में है कि 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान अब खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी इतिहास को आप चेंज नहीं कर सकते हो ना। इतिहास जो बन चुका है वो है, तो उसमें से बीच बीच में आपको पूछता है, तो इसमें आपका जो 5 ईयर प्लान है उसमें से देख लोगे। फिर आपका है एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसमें से है। फिर आपका है करेंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि ये जो पोस्ट रिफॉर्म का फेज है। पॉवर्टी, पॉवर्टी एक क्या है, जो हमेशा सोशलिज्म जो हमारा है, कि जो सोशलिज्म क्या है कि जो पॉवर्टी लाइन के बिलो है उसको पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाना है, जो गरीब हैं उनको गरीबी को हटाना है। तो इंडिया के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, अभी रिसेंटली देखो 5 स्टेट में इलेक्शन हुए, और इधर जो भी बीजेपी ने जो हिंदी हार्टलैंड के 3 स्टेट्स थे उसमें से जीत लिया। तो सारे लोग क्या बोलते हैं कि हम पॉवर्टी एलिविएशन के चैंपियन हैं। सपोज कि इंडिया ने मान के चलो लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में 13+ करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाया। तो हर कोई पॉवर्टी के लिए, इंदिरा गांधी से लेकर के, इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू से लेकर के प्रेजेंट गवर्नमेंट जो 75 ईयर्स प्लस हमारे इंडिपेंडेंस का हो गया, हर कोई पॉवर्टी एलिविएशन कर रहा। ऐसा नहीं है कि पॉवर्टी में कमी नहीं आ रही है, लेकिन जो रिलेटिव टर्म्स में मान के चलो कि जो 1947 में, जस्ट इमेजिन करो कि कोई 1947 में कोई ऐसा जीवन जी रहा था, वो उस समय के लिए अच्छा था, लेकिन आज वो पुअर हो गया। आज पुबर्टी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आ, हाँ, अब उसको फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो जो क्या है ना कि कहते हैं ना कि यदि आपको 2000 किलो कैलोरी एनर्जी की जरूरत है, तो 2000 किलो कैलोरी के ऊपर जो भी कुछ मिल रहा है आपको, वो आप प्रिविलेज है, आपकी प्रिविलेज है कि आप उससे बेटर चीज को एंजॉय कर रहे हो। लेकिन मेयर ईटिंग फूड इज नॉट द मेन रिक्वायरमेंट आपके लिए पास। और अमर्त्य सेन की जो है कंसेप्ट कि एक पर्सन है उसके पास चॉइसेस होनी चाहिए, सिर्फ आपका पेट भर रहा है यही जरूरी नहीं है। तो मिसिंग वुमेन ये बोलते हैं ना कि जो बच्चियां हैं उनको सिर्फ आप पेट भर के खाने के लिए ही नहीं दो, उसको पढ़ने के लिए दो, इसे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो पॉवर्टी वगैरह से संबंधित। फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपने अभी 9th 10th वाले में देखा है, उसमें भी ये सारी चीजों को कुछ कुछ को देखा। फिर रूरल डेवलपमेंट, जो कहते हैं ना कि गांधी जी कहते थे ना कि भारत की आत्मा जो है ग्राम स्वराज, इस पर हमने जो जूम सेशन में भी वो डिस्कस किया था कि जो क्लस्टर सोसाइटी एक तरह से, तो भारत जो गांव का देश है, और गांधी जी मानते थे कि जो भारत की आत्मा है गांव में बसती है। रूरल डेवलपमेंट आज भी रूरल इंडिया के केस में खास करके बहुत सारे स्टेट जो हैं, जैसे बिहार है, हिमाचल प्रदेश है, रूरल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है परसेंटेज के टर्म में, बिहार में एब्सोल्यूट टर्म्स में भी। तो रूरल डेवलपमेंट, इनफैक्ट कोविड 19 पैंडेमिक में भी आपने देखा कि रूरल इकोनॉमी जो था वो सेवियर था, तो उसको देखना है। एम्प्लॉयमेंट, आप क्यों पढ़ रहे हो, मैक्सिमम लोग हैं, देर आर फ्यू एक्सेप्शंस कि सिर्फ पढ़ाई जो है नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, ये सिर्फ 1% लोग हैं और जो कि रियल में नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं,
कि मुझे नॉलेज हो, हम चीज़ों को जाने, दुनिया में जो कुछ हो रही है वो समझे। अदरवाइज मैक्सिमम है कि बस मुझे एक जॉब चाहिए। हर कोई अलग अलग तरीके से सोचता है। कुछ है कि ठीक है मुझे गैस्टेड ऑफिसर बनना है, कुछ लोग हैं कि हमें टीचर बन जाना है, कुछ लोग हैं हमें कि एक क्लर्क बन जाना है, कुछ ऐसे लोग हैं कि चलो फोर्थ ग्रेड में भी हमें मिल गया लेकिन सरकारी नौकरी होना चाहिए, कुछ ऐसे लोग हैं कि यस हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करना है, प्राइवेट सेक्टर में इनोवेशन करना है। तो नंबर ऑफ पीपल है, लेकिन जो आप एम्प्लॉयमेंट के लिए करते हो। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे आपने नितिन गडकरी, जो एक तरह से मोदी गवर्नमेंट के वन ऑफ द मोस्ट इफिशिएंट मिनिस्टर हैं, तो वो जैसे बोलते हैं ना कि 1 रुपी यदि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट करते हो तो आपको 5 रुपी प्राप्त होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत सारी जरूरी है। कुछ स्टेट्स देखोगे कि आगे बढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट। अब जस्ट इमेजिन करो कि जैसे पहले बिहार में किसी जगह जाना चाहते हो तो यदि 100 किलोमीटर है तो 5 आवर्स लग रहा है। और अब जैसे देखो अभी जो ये किया गया ना कि अब बिहार के मान के चलो किसी भी पार्ट में हो तो आपको ऑन एन एवरेज 5 आवर्स एक तरह से लगेगा। हाँ, अब कहीं जैम है रोड और ये तो दूसरी बात होती है, लेकिन इन इन द सेंस है कि 6 आवर्स के आसपास में आप पहुंच जा रहे हो। तो दैट्स गुड ना, कि एक 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 150 किलोमीटर कोई वर्कर जा रहा है कहीं भी, उसके पास आने जाने की सुविधाएं प्रॉपर होनी चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों टर्म में एक तरह से, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक तरह से जो आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकते हो या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकते हो, और दूसरा जो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दोनों टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे देखो ये हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो एनर्जी, हेल्थ केयर, ठीक है ना, तो ये सब। फिर आपका है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कहीं भी सो डेवलपमेंट करते हो नोट एट द कॉस्ट ऑफ कमिंग जनरेशन। वो जो कहते हैं ना ब्रांडलैंड कॉन्फ्रेंस में है कि दिस मदर अर्थ वी डिड नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम आवर फोर फादर्स बट वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर कमिंग जनरेशन। तो जो कमिंग जनरेशन से आपने बोरो किया है तो उनको एटलीस्ट उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में आपने लिया है उस कंडीशन में उसको सॉल्व करके जाओ। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आज हम नेशनलिज्म का कंसेप्ट समझ रहे हैं ना, तो कुछ चीजें हैं जो बियॉन्ड बॉर्डर है। जैसे मान के चलो कि टेक्नोलॉजी, एक बहुत अच्छा अभी मैं बुक पढ़ रहा था कि देखो दुनिया में जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चीजें जो है हमने अच्छे ले लिया। जैसे एक तरह से अभी जो प्रॉब्लम कि दुनिया कल्चरल ये क्लास ऑफ सिविलाइजेशन के तौर पे बटा हुआ है, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट था। मतलब जब मैं अभी ये पढ़ रहा था 21 लेसन इन 21st सेंचुरी, युवल नोआ हरारी का, तो उसने बोला कि देखो जो ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, यदि मान के चलो कि ईरान ये बोलता कि ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो फॉर्मूला है वो किसने दिया? आइंस्टाइन। आइंस्टाइन एक ज्यूज थे, और इसराइल से ईरान का प्रॉब्लम है और इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री को। अब ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर फॉर्मूला को यदि नहीं ईरान मानता तो अमेरिका और इसराइल को प्रॉब्लम ही नहीं था कि ईरान क्या कर रहा है। जस्ट उसमें दिया हुआ है कि ईरान यदि ई इक्वल टू एम सी टू दावर 4 फॉर्मूला पे वर्क करता तो अमेरिका को और इजराइल को सर्विलेंस की जरूरत ही नहीं थी कि न्यूक्लियर। लेकिन ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। उसी प्रकार है कि साइंस है, रिसर्च इनोवेशन, उसी प्रकार इन्वायरमेंट है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप ये नहीं कह सकते हो कि ये हमारे बियॉन्ड, सिर्फ हमारे बॉर्डर के अंदर है, ये बियॉन्ड बॉर्डर है। भूटान एक जो है कि इन्वायरमेंटली काफी सस्टेनेबल है। इनफैक्ट इसके 60%, एटलीस्ट मिनिमम 60% एरिया में ग्रीन कवर है। लेकिन क्या भूटान अकेले, जब दूसरे उसके पड़ोसी और दुनिया के हर पार्ट यदि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो वो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं, उसको भी दिक्कत होगा। ठीक है, तो जो इन्वायरमेंट है, टेररिज्म वगैरह सारी चीजें तो दुनिया के हर लोगों को प्रभावित करता है। तो इन्वायरमेंटल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक सिर्फ आपका लोकल प्रॉब्लम नहीं है, ये दुनिया का सबका प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस। तो ये कंपैरिजन करना है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में। तो इनको देखो, ठीक है, इसको पढ़ोगे। हिंदी मीडियम वाले सेम, इसमें से आपका ये है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। फिर आपका भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 तक। फिर आपका जो आर्थिक सुधार है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एक समीक्षा। फिर है भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां, तो इसमें क्या है? पॉवर्टी, गरीबी, निर्धनता। फिर आपका है मानव पूंजी का निर्माण, फिर ग्रामीण विकास, रोजगार, समृद्धि, अनौपचारीकरण एवं अन्य मुद्दे, और आधारिक संरचना। और ये आपका पर्यावरण और धारणीय विकास, और प्लस भारत और उसके पड़ोसी देश के तुलनात्मक विकास अनुभव। तो ये इन चीजों पे वर्क करो जो भी है। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि ऑब्वियसली आपका जो
टेस्ट वगैरह, जो फुल लेंथ का टेस्ट, जो जो कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं पर्सनल रूप से, तो उनको टेस्ट जो भी है मिल रहा है, वर्क उस पर कर रहा है, उनके जो क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स होते हैं, जो फुल लेंथ टेस्ट वगैरह जो होगा वो आपका जनवरी एंड से स्टार्ट होगा। तब तक जो चीजें हैं वो उसको आप क्लियर करो, और जो भी पेपर टू में कुछ कुछ टास्क हैं वो दिए जा रहे हैं, तो उन चीजों को करते रहो। और वर्क करो, कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स इस एग्जाम से रिलेटेड होता है तो आप मैसेज कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498, और टेलीग्राम नंबर 7404909669। ओके, थैंक यू।